हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स का फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रा के बारे में, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कुछ ग्राफ्स के बारे में, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अलजेब्रा से। तो इसमें बेसिक फार्मूला मुझे याद आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सबको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें बताने वाली क्या बात है, बहुत आसान है। तो अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर को मैंने कैसे देखा कि b की जगह माइनस बी रख दूं तो स्क्वायर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिंगल b आ रहा है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे मैंने इसको देखा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको मैंने देखा ऐसे कि ये a प्लस बी अलग कर लो और a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग कर लो। अब ये तो मुझे पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी 50% बच्चों को तो याद होगा। इसको मैंने ऐसे लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन है? 3ab, ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस बी। ऐसा तो हम याद नहीं करते लेकिन काम आएगा। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला किसी भी फॉर्मेट में आप याद कर लो। जनरली हम इस फॉर्मेट में याद करते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को याद होगा, रट लूँगा, और अगर भूल गया तो देखो यहाँ तक तो मैंने आपको करना बता दिया। अब इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, तो इसमें से a प्लस बी कॉमन आएगा, तो a प्लस बी कॉमन ले लेना, ये वाला a प्लस बी और इसका एक a प्लस बी। अब यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक इधर वाला जो ये आएगा माइनस 3ab, तो ये बचेगा माइनस ab। तो एक ये फार्मूला तैयार हो गया। तो ये फार्मूला इसी से डिराइव कर लिया अपन ने। इसी प्रकार से a माइनस बी होल क्यूब करना है तो क्या करें? तो देखिए b की जगह माइनस बी रख दीजिए, तो ये कैसा दिखेगा? तो पहली स्टेप में तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a का मल्टीप्लिकेशन क्या? a क्यूब, फिर आएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझना, इस एक्सप्रेशन में b की जगह माइनस बी रखो तो ये माइनस बी क्यूब बन जाएगा, ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, लेकिन ये b स्क्वायर में आ रहा है तो ये एज इट इज़ रहेगी। आगे इसको अपन लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, कॉमन लिया इसमें से तो बचा अंदर a माइनस बी। ये वाली सिचुएशन में आ गए अपन। तो हमारे पास याद करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होगा? हमारे लिए याद करने के लिए ये वाला फॉर्मेट होगा। तो इस वाले फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, a माइनस बी होल क्यूब का ये फार्मूला होता है। और ऐसे फिर क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि अगले सिचुएशन में मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर आपसे पूछूं तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लो, इसको ट्रांसफ़र करो तो ये बच जाएगा। तो a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी कॉमन लिया यहाँ से
तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से प्लस 3ab आ जाएगा, तो ये प्लस ab ऐसा हो जाएगा। तो एक ये फार्मूला आ गया, तो इसे भी हमें याद रखना है। इस प्रकार से आपको मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताया। इसी प्रकार से यहाँ मैंने a माइनस बी होल क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूले मैंने आपको बताए। इसको आपको समझ लेना है, और अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यूज़ करेंगे अपन तो याद हो जाएगा, भूल जाए तो क्यूब को आप इस प्रकार से, होल क्यूब को इस प्रकार से लिखकर सिंप्लीफाई करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। इसमें कैसा होता है कि एक सीरीज़ होती है, ए, उसके बाद नेक्स्ट टर्म उससे प्लस समथिंग, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, और इस तरह से nth टर्म हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। देखो ये सेकेंड टर्म में a प्लस डी है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d है, तो nth टर्म में a प्लस n माइनस 1d होगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगी, जब डिफरेंस ऑफ दिस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल रिमेन सेम। सबका डिफरेंस कितना आना है, d। तो a को तो हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस nth टर्म को हम l कहते हैं, और ये a प्लस n माइनस 1d ऐसा होता है। सम ऑफ n टर्म्स, इन टर्म्स का सम करना है, इसको हम s कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू रख दी a प्लस n माइनस 1d। तो ये फार्मूला जो है सम का, ये हमें याद होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब स्पेशल केस देख रहे हैं अपन कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। इसका समेशन करते हैं तो ये आता है n प्लस 1/2। ये फार्मूला याद होना है। फिर होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। कितनी टर्म है इसमें, n। इसका समेशन का फार्मूला आता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और तीसरा और अंतिम है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करेंगे n क्यूब। इसमें कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो इसका समेशन कितना होगा, तो जो पहला वाला आपने निकाला ना n प्लस 1/2, इसका कर देना होल स्क्वायर। बस ये क्यूबिक टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ये 3 फार्मूले भी हमें याद रखना है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन करेंगे ना, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसी प्रकार से आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये फार्मूला अगर आपके पास याद है आपको, तो आपको उस वक्त कंफर्टेबल लगेगा, और याद नहीं है तो आपको तकलीफ़ महसूस होगी कि अभी हमारा मैथ्स कमज़ोर है,
इसलिए देखिए मैं मैथ्स के वो सारे फार्मूले आपको बता रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आने वाले हैं, उससे बाहर कोई फार्मूला यूज़ में नहीं आने वाला है। इसलिए जितने फार्मूले हमको पूरी फिजिक्स 11th और 12th में काम में आने वाली है, वो सारे फार्मूले मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन में। तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया, आपकी कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अपन शॉर्ट में लिखेंगे जीपी, और ये कैसी होती है, एक सीरीज़ होती है ए इंटू आर स्क्वायर डॉट 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 ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1, ये nth टर्म है, और जहाँ तक भी जाए इन्फानाइट तक जाए तो इन्फानाइट तक बढ़ाते चले जाओ। अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, इसमें फर्स्ट टर्म है a, और क्या खूबी है कि रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको अपन बोलते हैं कॉमन रेशियो, ये है अपना आर, ठीक है। तो इसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे, तो वो जाएगी a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, और सम ऑफ n टर्म्स अगर आपको लिखना है s, ये n टर्म्स है, इनका समेशन लिखना है, तो ये होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस अपन लेके चलें कि अगर मान लो r लेस देन 1 है, इफ़ r लेस देन 1 है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स वाली अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें क्या होगा कि r रेज़ टू n जो है ना, वो छोटा होते होते टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सोचो r इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है, फिर और एक बार 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8, फिर 1/16, 1/32, ऐसे करते जाएंगे तो ये एक वेरी स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो उस केस में जो समेशन का फॉर्मूला है ना, इसमें r रेज़ टू n टेंडिंग टू 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये a अपॉन 1 माइनस r, ऐसा इसका समेशन का फॉर्मूला आ जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की। तो इसके जो दो रूट आते हैं ना, वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा करके निकालते हैं। x की दो वैल्यू आती है, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से, और वो दोनों वैल्यू इक्वल भी हो सकती है अनइक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब होगी, जब ये 0 हो जाए, और अनइक्वल कब होगी, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ना हो, और वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x की वो दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं x की, वो कहलाती है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, अगर 0 हो तो इसका मतलब कि जो दो वैल्यू आ रही है ना, x1 और x2, वो सेम आएंगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो फिर x1 नॉट इक्वल टू x2, और ये दोनों रियल वैल्यूज़ होंगी, रियल नंबर होंगे, ये भी रियल नंबर होंगे। पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट रियल नंबर नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। अब अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स को मैं x1 और x2 को मैं अल्फ़ा और बीटा कहूँ, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए ऐसा होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए ऐसा होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए।
तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने चले हम तो क्या करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई। अब अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर जो है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। सोचो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा में से माइनस 4 अल्फ़ा बीटा करेंगे अपन तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकाला जा सकता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की दो इक्वेशन बनेंगी तो अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली निकाला जा सकता है। ये एक दूसरा मेथड हो गया x1 x2 या अल्फ़ा बीटा निकालने का, जो कि हमें काम आता है। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में काम आएगा। इस तरीके से करेंगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, बताओ x कितना। तो इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 6 48 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1/4, प्लस लेंगे तो 7 प्लस 1 8/4 यानी 2, और जब माइनस 1 लेंगे तो 7 माइनस 1 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5। ऐसे x की दो वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस तरीके से करने की जो कह रहा हूँ ऐसे करें तो कैसे करेंगे, देखो दो जो रूट है इसके 2 एंड 1.5 मुझे पता पड़ चुके हैं। मैं तो एक मेथड बता रहा हूँ। उनका सम कितना आएगा, यहाँ से देखो 7/2, और प्रोडक्ट कितना आएगा 6/2 मतलब 3। तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये वाला फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, 12 4 ज़ा 48, ये हो जाएगा 1/4। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो गया 1/2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल होगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/2 यानी 4, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/2 मतलब 4। तो अल्फ़ा कितना हो गया 2, तो एक रूट आ गया अपना। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6/2 यानी 3। तो बीटा कितना हो गया 1.5। ये मैंने दो मेथड बता दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन के लिए। ओके, मेंसुरेशन पढ़ी थी बचपन में, वॉल्यूम निकालना, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, उसके थोड़े से फार्मूले की बात कर लेते हैं अपन। मेंसुरेशन देखो भाई, सबसे सिंपल है सर्कल। सर्कल का सरकमफरेंस या पेरीमीटर, सरकमफरेंस या पेरीमीटर, इसका रेडियस है मान लीजिए r, तो ये हो जाएगा 2πr। और इसका एरिया कितना होता है πr², सबको पता है। एलिप्स होता तो एलिप्स की ये सेमी मेजर एक्सिस है a और ये सेमी माइनर एक्सिस है b, तो इसका एरिया पाई इंटू AB ऐसा होता है। इसका कितना होता है पाई इंटू r, पाई r इंटू आर, पाई r इंटू आर, परपेंडिकुलरली देखना है अपने को। तो इसका पाई इंटू a इंटू बी, पाई a इंटू बी, ए और बी दोनों बराबर हो जाए r तो ये बन जाएगा सर्कल। तो एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, सिंपल। फिर बतन बात करें एक सिलेंडर की। सिलेंडर का रेडियस मान लीजिए r है और इसकी हाइट मान लीजिए h है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr² h। और कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर नीचे का तो सर्कल है πr² होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड
सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसको यहाँ से कट करके ओपन करो तो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ होगी, इसकी सरकमफ्रेंस 2πr, लेंथ होगी 2πr और विड्थ होगी h, तो रेक्टेंगल का एरिया 2πr इंटू h, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कोन की। तो कोन के बेस का रेडियस है मान लीजिए r, इसकी ये जो स्लैंट हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको कह रहे हैं l है, और ये जो हाइट है ये h है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब ये जो बेस एरिया है ना उसको छोड़ दो, ये जो ऐसा कर्व्ड सरफेस एरिया है तो इसका एरिया होगा πrl। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होगा, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 ऑफ πr²h। ठीक है, 1/3 ऑफ πr²h, ऐसे इसका वॉल्यूम निकाल दिया। अच्छा, अब बात करते हैं स्फीयर की। ये क्या है, स्फीयर, और इसका रेडियस है r, तो ये तो सबको पता है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4πr², और वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³। ठीक है, और कोई चीज़ बच रही क्या, और कोई चीज़ बच रही है क्या, क्यूब ले लेते हैं, चलो यहाँ जगह है ना, तो क्यूब के बारे में बताओ, बहुत आसान है यार। क्यूब के बारे में बताओ, इसकी डायमेंशंस a/a/a हैं, ये भी a, ये भी a, और ये हाइट भी a। ठीक है, तो इसका एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, तो जो एक फेस है ना ये, इसका एरिया है a², स्क्वायर है ये, और ऐसे 4 तो वर्टिकल हैं और 2 हॉरिजॉन्टल हैं, 6 फेसेस हैं, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6 × a², और वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³। तो इसमें से आधे तो आपको फार्मूले आते थे, आधे मैंने बताए, और उनको आपको याद रखना है। खास करके कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, वो आपने कम काम में लिया है तो उसमें थोड़ी गड़बड़ कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है, ये जो एरिया है ना, ये शायद आपको भूल जाओ आप, तो ध्यान रखना। और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी एक ये एलिप्स का एरिया, ये 3 फार्मूले आपके लिए थोड़े से याद रखने के लिए हैं। बाकी मेरे को लगता है कि सब आपको आता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो साहब इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होती है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ऐसे होता है। अब कोई पॉइंट है यहाँ P, तो उसका एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है, विच स्पेसिफाइज पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस सिस्टम। x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग आप चलिए, जितना चलेंगे वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और फिर टर्न लेके y एक्सिस के पैरेलल चलिए, जितना चलेंगे आप वो y कोऑर्डिनेट होता है। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव, y के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नीचे नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है तो उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड चले। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होते तो
एक्स तो चलते पॉजिटिव और वाई चलते नेगेटिव, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहलाएगा। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में बताओ, तो एक्स के अलॉन्ग तो चले नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में और वाई के अलॉन्ग चले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। सिंपल। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात बहुत आसान है। अब हम आगे बात करें स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इसको रब करके फिर से चालू करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट स्ट्रेट लाइन विच विल ऑलवेज ओबे एन इक्वेशन, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, सी यहाँ से यहाँ तक, इसका वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट है 0। ये है ओरिजिन। ये एंगल अपन ने मेज़र करा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। थीटा क्या है? थीटा है एंगल measured with positive x direction in anti-clockwise direction. और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेते हैं ना, तो ये एंगल पॉजिटिव कहलाता है, और क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ की m होता है tan थीटा, और इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और c क्या है? c होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ y एक्सिस। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये c। ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड intercept कट ऑन y एक्सिस। ऊपर होगा इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा, नीचे तो नेगेटिव, ऐसा। और ये कैसे आया? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन देख लो। इस पर कोई भी पॉइंट हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हम बता रहे हैं। तो देखिए साहब, ये कोऑर्डिनेट x, y वाला एक पार्टिकल है, पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? c। इस ट्रायंगल में बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना है? x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? y। तो ये जो है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस सी, और ये बेस कितना हो जाएगा? x। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan थीटा आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? करो ट्रांसफर,
mx प्लस सी, मतलब कहीं भी हो ये पॉइंट, ये रिलेशन बिटवीन y एंड x विल ऑलवेज बी वैलिड, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्लोप की बात कर रहे हैं, ये थीटा ऐसे नाप रहे हैं अपन, तो ये पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नापेंगे तो क्लॉकवाइज नापेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से क्लॉकवाइज नापेंगे तो नेगेटिव कहलाएगा। तो इस स्लोप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए स्लोप जो है ना वो है tan थीटा। अब अलग अलग वैल्यूज़ थीटा की आपको पास होंगी तो आपको स्लोप निकालना होगा। एक बात और ध्यान रखना, tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, और tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। थीटा की वैल्यूज़ के लिए tan थीटा की वैल्यूज़ मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये 0 है डिग्री में, तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 37 डिग्री 3/4, tan 45 डिग्री 1, tan 53 डिग्री 4/3, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट। अब ये 3/4 और ये 4/3, ये अगर आप भूल जाएं तो एक ट्रायंगल बना के देख लेना ना, अपना स्पेशल ट्रायंगल 3 4 5 वाला, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, उससे बड़ी साइड के सामने उससे बड़ा एंगल, और सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है ना। तो tan 37 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आ जाएगा, और tan 53 निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो याद रहेगा। तो मैं बात करूं स्लोप की, तो देखिए इस प्रकार की जो भी लाइन होंगी ना, चाहे ओरिजिन से जा रही हो चाहे नहीं जा रही हो, इन सब का स्लोप पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो इसके लिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर इस तरह की लाइंस हो तो इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल है, या यूँ इसको ऐसे रीड करो जैसे ये 135 की बजाय इसको ऐसे रीड करो कि -45 है। एक ही बात है, 135 को या -45 कहो। तो tan ऑफ 135 निकालोगे या tan ऑफ -45 डिग्री निकालोगे तो ये -tan45 मतलब -1 आएगा, नेगेटिव आएगा ये। तो ये नेगेटिव स्लोप की निशानी है। ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है ये। और ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप है ये। इसको ऐसे याद रखना कि अगर आप एक्स एक्सिस की इंक्रीजिंग वैल्यूज़, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हो और इस स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव स्लोप की निशानी है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके मार्क्स हर बार हर नेक्स्ट टेस्ट में बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप राइज कर रहे हैं, एक पॉजिटिव स्लोप पर आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि एक ब्रिज है, ब्रिज पर अपन चढ़ रहे हैं, आसमान की ओर ऊपर उठ रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव स्लोप। और अगर नीचे जा रहे हैं पाताल की तरफ,
पतन की तरफ, गर्त की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? आपके मार्क्स हर बार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन को देखते ही समझ जाना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस अब मैग्नीट्यूड चाहिए उसकी। तो ये एंगल देख लेना tan थीटा, या फिर यहाँ से ये वाला एंगल देख लेना थीटा, जो भी है। तो tan थीटा निकालोगे, जैसे 45 है, नापा अपन ने 45 आया, तो इसको tan 45 करा तो 1 आया, फिर माइनस लगा देना, माइनस बाद में लगा देना। इस तरीके से ये स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप। ठीक साहब, सफिशिएंट है स्लोप के बारे में। तो अब कुछ इक्वेशंस हम बनाकर देखते हैं कि क्या सीखे। तो हमने आपको फिगर दिया है और आपसे इक्वेशन पूछी है, उसमें m और c आपको ढूंढना है। तो मान लीजिए ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि -12,0। तो इसका इक्वेशन बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल 37, तो ये एंगल कितना होगा 53, और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट कितना है मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? tan 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस कितनी है 12, और tan 53 कितना होता है 4/3। तो इससे c की वैल्यू कितनी आ रही है 3 4 4 4 16। तो y इज इक्वल टू m, पॉजिटिव स्लोप है tan 53, y इज इक्वल टू m x प्लस c, मतलब y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 16। ये इसकी इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात? मान लो कि सेकंड सिचुएशन में ऐसे स्ट्रेट लाइन दी होती और ये एंगल 37 डिग्री दिया है, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 0,-9। इसकी इक्वेशन बताना है। तो बताओ इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना? तो ये -37 कहलाएगा। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है ये -37 कहलाएगा। या ये वाला नापोगे तो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा ये। और इतना काहे के लिए नापे, 90 डिग्री तक की वैल्यू अपने को याद है, तो ये एंगल अपन 37 माइनस का लेके चलेंगे। तो स्लोप तो पता पड़ गया मुझे, tan ऑफ -37। स्लोप कितना हुआ? tan ऑफ -37 मतलब माइनस ऑफ tan 37 मतलब -3/4। अब c की वैल्यू बताओ कितनी है? तो ये 9 जो दे रखा है ये c है। कितना है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नीचे की तरफ है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो पॉजिटिव स्लोप आप समझे, नेगेटिव स्लोप आप समझे। ऑर्डिनेट c की वैल्यू या तो निकालनी पड़ सकती है या दी होगी तो मज़ा आ गया, काम शॉर्ट हो गया। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगली सिचुएशन देखिए कि मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस ही है। अब बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस ही है, बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी क्या खूबी है कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में देखिए, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y एक्सिस की इक्वेशन बनती है x इक्वल टू 0। ठीक है, एक और लाइन बताता हूँ मैं। एक ये लाइन है, ये डिस्टेंस जो है ये a है, तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो, इसके ऊपर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a। और ऐसे ही यहाँ पर ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बताई, और ये डिस्टेंस जो है ये b बताई, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू b। कैसे कि इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट b है, x कोऑर्डिनेट 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इसमें एक खासियत है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाइंग होंगे उनका ऑर्डिनेट b होगा। तो ये इस तरीके से बात करते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू two given points whose coordinates are x1 comma y1 and x2 comma y2। तो इसका इक्वेशन बताना है, मतलब कोई होगी लाइन और उस पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, इसकी इक्वेशन बताना है। बताओ, ये काम आती हैं, जो जो काम आने वाली हैं हमको फिजिक्स में, उन्हीं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, फालतू मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा। तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसका स्लोप कितना है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ऐसा भी लिख सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखो ना, यहाँ से स्लोप ये tan थीटा, ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 और ये बेस x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक और बात हो गई। फिर एक और बात सुनिए कि अगर मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए तो इसका मतलब होगा कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल हैं, क्योंकि उनके स्लोप एक तरीके हैं। और अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं परपेंडिकुलर को। स्ट्रेट लाइंस हैं वो, और ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं m1 इक्वल टू m2 के लिए। और m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी ये दो स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आपको दी होंगी, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सर्कल। तो सर्कल का सेंटर
हो सकता है ओरिजिन पर हो सकता है ओरिजिन पर ना हो। मान लीजिए कि ओरिजिन पर इसका सेंटर है और इसका रेडियस r दिया है, तो सेंटर कहाँ है? एट ओरिजिन 0,0 और रेडियस कितना है? r, ये आपको गिवन है। तो इसका इक्वेशन होगा x² + y² = r², कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है x, y उसके कोऑर्डिनेट हैं। तो देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, ये x है ये y है, पाइथागोरस लगाया तो x² + y² = हमेशा r² आएगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। पर अगर मान लीजिए कि सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो यहाँ कहीं है। कहाँ? इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं h, k और रेडियस वही r। तो अब की बार सेंटर कहाँ है? एट h, k और रेडियस कितना दिया है? रेडियस तो वही दिया है r। तो इसकी इक्वेशन होगी x - h² प्लस y - k² = r²। ये इक्वेशन आएगी इसकी। अब अगर h के 0, 0 हो जाएं, यहाँ ओरिजिन पर आ जाए सेंटर, तो ऐसा बन जाएगा। तो h और k की वैल्यू 0 रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। देन एलिप्स में दो तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि एक तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप का एलिप्स है, ये यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस कहलाती है। मेजर एक्सिस क्योंकि बड़ी वाली एक्सिस है और ये छोटी वाली है, तो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये जो है ना, ये है सेमी मेजर एक्सिस। ये मान लीजिए है ए और सेमी माइनर एक्सिस है बी। सेमी मेजर एक्सिस है ए, सेमी माइनर एक्सिस है बी। सेमी मेजर ए, सेमी माइनर बी। मेजर माइनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इक्वेशन x² / a² प्लस y² / b² = 1 आने वाली है। x के अलॉन्ग जो सेमी मेजर एक्सिस है या सेमी एक्सिस है वो यहाँ लिखना है x के नीचे, और y के अलॉन्ग जो सेमी एक्सिस है वो y के नीचे लिखना है। अब कौन बड़ा कौन छोटा, उससे अपन तय करेंगे उनका नाम, कि इसको मैं सेमी मेजर कहूँ या इसको सेमी माइनर कहूँ। पर ये सेमी एक्सिस तो है। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होती कि ऐसा इस टाइप का एलिप्स होता, तो अब की बार ये a इज लेस देन b हम देख पा रहे हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस ये हो जाएगी b और सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी a, पर दोनों का ही इक्वेशन ये रहेगा क्योंकि x के अलॉन्ग कितना है सेमी एक्सिस, वो x² के नीचे, y के अलॉन्ग कितना है सेमी एक्सिस, वो y के नीचे, ऐसा रहेगा। तो ये आपका एलिप्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए पैराबोला देखते हैं। देखिए सर्कल और एलिप्स बाउंडेड कर्व हैं, वो इन्फानाइट तक नहीं जाते। बाउंडेड कर्व्स हैं वो इन्फानाइट तक नहीं जाते। स्ट्रेट लाइन अनबाउंडेड है, वो इन्फानाइट तक जाती है। इसी प्रकार से अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला। ये भी अनबाउंडेड कर्व है, अनबाउंडेड कर्व है, ये इन्फानाइट तक जाएगा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये चार प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा, एक ऐसा,
इन्फानाइट तक जा रहा है, ये ध्यान रखना, x इक्वल टू इन्फिनिटी वाई इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा। एक ऐसा और एक ऐसा, इनकी इक्वेशंस कैसी लिखेंगे। तो मान लीजिए कि a जो है ना एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। अब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव y एक्सिस है और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री माइनस y एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब यहाँ मिरर रख दूँ तो ये ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज बनेगी, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बीचों बीच की लाइन पॉजिटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, प्लस वाई आना है, वाई एक्सिस है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो प्लस वाई, और दूसरा वाला वेरिएबल एक्स स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है माइनस वाई, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब 4 लिखना पसंद करते हैं हम, खाली a लिखें तो भी चल जाएगा, पर ऐसा 4ay लिखने का पैटर्न है तो लिखते हैं, वरना सिंपली a लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, माइनस वाई एक्सिस, तो ये माइनस वाई दिख रहा है और दूसरा वाला वेरिएबल स्क्वायर में आ रहा है। तो बताओ इसकी क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस एक्स, तो 4ax आएगा और दूसरा वाला वेरिएबल स्क्वायर में। फिर इसकी बात करो, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री माइनस एक्स एक्सिस है, तो माइनस 4ax ऐसा आएगा और दूसरा वाला वेरिएबल स्क्वायर में। समझे, यहाँ पर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब x को बढ़ाओगे तो y x के स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है इसमें, समझे, इसलिए ये इस तरह का इक्वेशन आ रहा है। तो ये 4 पैराबोला हैं जिनकी कि अपने को काइनेमेटिक्स में ही ज़रूरत पड़ेगी, ये सब ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी अपने को काइनेमेटिक्स में, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। पैराबोला के बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी अनबाउंडेड कर्व है, ये भी अनबाउंडेड कर्व है, इन्फानाइट तक जाता है ये भी। तो इसकी इक्वेशन होती है x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा और y बढ़ेगा तो x कम होगा, तो ये कैसा दिखेगा, x अगर 0 हो जाए तो y इन्फानाइट हो जाएगा, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, ऐसा शो करते हैं। कहीं पे भी टच नहीं करना है x और y एक्सिस से, x इन्फानाइट होगा तब y 0 होगा। तो x इंटू वाई अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसमें y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो x इंटू वाई एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटू वाई इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट होने पर या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। क्योंकि इसमें x और y दोनों ही नेगेटिव है, x और y दोनों ही नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पर अगर x इंटू वाई नेगेटिव कांस्टेंट होता, x इंटू वाई नेगेटिव कांस्टेंट होता, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनते, क्योंकि अगर इसमें x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ इस पॉइंट के लिए x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या,
यही वाला काम आना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। कैसे काम आएगा? जैसे बोला कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाओ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इसको बोलते हैं PV ग्राफ। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट है। अब जो पहले बोला PV ग्राफ में, जो पहले बोला वो y एक्सिस पे लेना, जो बाद में बोला वो x एक्सिस पे लेना, ये भी ध्यान रखना। तो इसका VP ग्राफ बनाओ, तो भाई उसमें भी यही है कि जब ये P 0 होगा तो V इन्फाइनाइट हो जाएगा, और जब P इन्फाइनाइट होगा तो V 0 हो जाएगा, तो उसका ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेक्टेंगुलर का मतलब कि ये जो दो एक्सिस है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और ये जो लाइन है विच बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है? स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू ए कर्व एट इन्फिनिटी। तो ये y एक्सिस भी इस कर्व के लिए एसिम्पटोट है और x एक्सिस भी इस कर्व के लिए एसिम्पटोट है। ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन विच इज टेंजेंट टू ए कर्व, टेंजेंट टू ए कर्व एट इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। रेक्टेंगुलर क्यों बोला, समझ में आ गया ना? ये रेक्टेंगल है, तो हम जनरली x और y एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेकर जो बनाते हैं वो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। वरना ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा बने, ऐसा भी तो बन सकता था। अब ये रेक्टेंगल थोड़ी है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, पर ये हाइपरबोला है, पर रेक्टेंगुलर नहीं है। ये हाइपरबोला तो है लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये 90 डिग्री होना जरूरी है, तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। समझ गए? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस लेंगे, एंड देन वेक्टर्स। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।